आईएएस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने देखो अभी तक बात कर ली है पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि पार्लियामेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। इसको हमने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा था। इस लेक्चर के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हम जो पार्लियामेंट की सीरीज़ चला रहे हैं वो साइमल्टेनियसली सीरीज़ चला रहे हैं कि हम सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट हमने देख लिया। अब इस लेक्चर में देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है। स्टेट लेजिस्लेचर राज्य के लेवल पर काम करते हैं और वो सेंट्रल लेवल पर काम करता है पार्लियामेंट। तो अब स्टेट लेजिस्लेचर को देखते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट तो दोस्तों जैसे क्या होता है कि कॉमन बिल्डिंग है, जैसा कि हम हमेशा एक चीज ड्रॉ करते हैं। पार्लियामेंट तो कॉमन एक बिल्डिंग है हमारे देश के अंदर, सेंट्रल लेवल पर जो फंक्शन करती है। इसी बिल्डिंग के अंदर घुस के हमने लोकसभा और राज्यसभा के स्ट्रक्चर को समझा था काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। ये तो पूरे देश का सिर्फ एक ही है, इंडियन पार्लियामेंट। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में अब अलग अलग राज्य जो हैं उनके पास अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर होगा। उनकी फंक्शनिंग क्या होती है? क्या सभी प्रकार के स्टेट लेजिस्लेचर एक ही प्रकार से होते हैं क्या? यानी कि विधानसभा क्या सब जगह मिलती है? जी हाँ, विधानसभा सब जगह मिलती है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जैसे दो हाउसेस थे, तो क्या यहां पर भी दो हाउसेस होते हैं? जी हाँ, यहां पर भी दो हाउसेस होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में एक हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहां पर ये जो दो घर हैं, अगर हम इनको मेंशन करें, यहां पर जो हमें दो घर देखने को मिलते हैं, एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा। दोनों की पावर, मर्यादा, कैपेसिटी बिल्कुल बरकरार रहती है, बरकरार रही है जब से पार्लियामेंट बना है। कहने का मतलब यह है लोकसभा जनरली और राज्यसभा, ये दोनों के दोनों हाउसेस हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी बिल को एक्ट बनवाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 1-2 साल तक राज्यसभा ना रहे, 3-4 साल तक लोकसभा ना रहे तो देश का काम चल जाएगा, नहीं। लेकिन वहीं पर स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम लोग बात करें, यहां पर भी दोस्तों दो हाउसेस होते हैं। एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। दुखी बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर आप इसको कंपेयर करो दूसरे हाउस से, राज्यसभा से, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों जो होता है, ये आपको हर एक राज्य के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं विधान परिषद, और इसको हम आमतौर पर कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा। यानी कि इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक थंब रूल के साथ जो हमें आगे बढ़ना है वो ये बढ़ना है, विधानसभा इज द नेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स। सभी राज्यों के अंदर आपको विधानसभाएं तो मिलेंगी, लेकिन विधान परिषद जो है वो आपको गिने चुने स्टेट्स के अंदर मिलेंगे। इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द स्टेट्स, इट इज प्रेजेंट इन सम राज्य, सम स्टेट्स के अंदर ये प्रेजेंट है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। दूसरा हाउस हर जगह नहीं है। अब यहां से एक बात और निकल कर आती है, क्या? यानी कि पार्लियामेंट में अगर दो हाउस होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, ठीक है। हम लोग जब भी कोई एक चीज हमारे सामने होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूनि। दो चीज जब हमारे सामने कोई होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाय। तीन चीज जब हमारे सामने कोई होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राई, ठीक है। अब यहां पर हमें दो हाउसेस दिख रहे हैं, तो यहां से एक टर्म निकल कर आती है कि इंडियन पार्लियामेंट को दो हाउसेस दिख रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे? यूनि, बाय के ट्राई? बताओ क्या बोलेंगे? बाय। तो इसको बोलते हैं हम लोग बाय कैमरल लेजिस्लेचर या बाय कैमरल पार्लियामेंट, कुछ भी बोलो एक ही बात है। लेकिन अब राज्यों को अगर हमने डिफाइन करना हो, कल को क्वेश्चन मतलब पेपर में अगर ये आ गया कि राज्यों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि हमारे देश में जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर जो स्ट्रक्चर है, राज्यों के लेवल पर जो लॉ मेकिंग प्रक्रिया जो होती है, क्या वो जो बिल्डिंग होती है वो यूनिकैमरल होती है कि बाइकैमरल होती है? तो देखो इसका आंसर ये है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। आंसर इसका ये है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स
हैव यूनिकैमरल स्ट्रक्चर, एक विधानसभा ही है ज्यादातर में, यूनिकैमरल स्ट्रक्चर, एंड सम स्टेट्स हैव बाइकैमरल स्ट्रक्चर। क्या आपको ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक बात समझ में आई, जो कि है तो एनालिटिकल पार्ट लेकिन प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है इस स्टेटमेंट फॉर्म में? बताओ क्या आपको ये समझ में आया कि जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ज्यादातर यूनिकैमरल है। किसी किसी राज्य के अंदर हमें बाइकैमरल देखने को मिलता है। बस यही मेरा पर्पस है इन दोनों चैप्टर्स को साइमल्टेनियसली लेने का, वरना एनालिटिकल पावर स्ट्रांग नहीं हो पाती है। अगर उसने कंपैरेटिव एनालिसिस करवा लिया पेपर के अंदर क्वेश्चंस में, एक स्टेटमेंट ऊपर वाली पार्लियामेंट की नीचे वाली स्टेट लेजिस्लेचर, वो बात ये नहीं कह रहा मैं कि कोई कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, रिकॉल करने में बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास होता नहीं है प्रीलिम्स के अंदर। इस वजह से लोगों के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी छूटने लगे हैं। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कुछ कुछ नाम और नंबर्स जानने पड़ेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद, दूसरा हाउस जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, एक बात और, एक चीज़ और रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर जो दोनों घर है, जैसा कि हमने बात करी थी, ठीक है, बड़ा हाउस का नाम क्या है? द बिग डैडी इज पार्लियामेंट। तो अगर कोई इसका मेंबर है तो लोकसभा के मेंबर्स को भी एमपी ही कहा जाता है और राज्यसभा के मेंबर्स को भी एमपी ही कहा जाता है, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां का अगर कोई भी पर्सन मेंबर है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बस स्टेट को हटा दो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, बस स्टेट को हटा दो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि राज्यों के लेवल पर एक चीज निकलकर और आती है, अगर हम लोग मेंबरशिप के टर्म्स में बात करें, पूरे देश में हर एक राज्य में जहां विधानसभाएं, तो पूरे हमने ये रूल पढ़ा कि विधानसभाएं तो सारे स्टेट्स में मिलेंगी, तो एमएलए आपको इसका मतलब हर एक स्टेट के अंदर मिलेंगे, लेकिन एमएलसी हर एक स्टेट के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एमएलसी तो सिर्फ वही हो सकते हैं जहां पर दूसरा हाउस, दूसरा चेंबर मौजूद हो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला। डज इट मेक सेंस? क्या समझ में आई ये सारी बातें? आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग? बताओ, जल्दी बताओ। किसी का कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, डोंट वरी, ये सब चीज़ें हज़ारों बार रिपीट होंगी। मैं तो बस ये है कि टॉपिक स्टार्ट होने से पहले या फिर आगे वाले जो पेजेस हैं उसके बारे में पहले से ही बेस प्रिपेयर करवा रहा हूँ, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग, या कोई भी लाइन जब मैं ऐसी बोलता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उस सब्जेक्ट के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, जिसको पता है ऑलरेडी तो उसके लिए रिवीजन फॉर्मेट होना चाहिए, जिसको नहीं पता है तो उसके लिए तो और अच्छी बात है। तो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आज हम ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन हमने अच्छी तरीके से जान लिया है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पार्लियामेंट में क्या यूनिफॉर्मिटी थी भाई? एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसके अलग अलग दो भाग हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, दोनों के मेंबर्स को एमपी बोला जाता है, बाइकैमरल वो हाउस है। ठीक है, लोकसभा के अंदर इतने मेंबर्स, राज्यसभा के अंदर इतने मेंबर्स, ये चीज़ फिक्स है। ये चीज़ फिक्स है कि एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, ये सारी चीज़ें फिक्स है। ठीक है, और पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट भी होता है उसका पार्ट। ठीक है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर हर जगह पर, हर राज्यों के अंदर एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के साथ हमें देखेंगे, वो यूनिफॉर्मली ऑर्गेनाइज है जी? नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े सारे राज्यों के अंदर यूनिकैमरल सिस्टम है और दूसरे राज्यों के अंदर बाइकैमरल सिस्टम है। अब तो इस टर्म में कोई डाउट नहीं है। ज्यादातर राज्यों के अंदर जो ये कह रहा है यूनिकैमरल सिस्टम है, अब तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ये जो हमने ऊपर पढ़ाई है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव यूनिकैमरल स्ट्रक्चर एंड ओनली सम स्टेट्स हैव बाइकैमरल स्ट्रक्चर, जहां पर दो आपको देखने को मिलेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। एट प्रेजेंट 6 राज्यों के पास 2 हाउसेस हैं, बाइकैमरल स्ट्रक्चर है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। जम्मू एंड कश्मीर का जो विधान परिषद जो था, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, इसको एबॉलिश कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 2019 में। क्या हुआ था इस एक्ट के तहत जेएनके को क्या बना दिया गया है उसमें से सेपरेट करके। हाँ, तो उसमें से क्या क्या निकली यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जब पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ करती थी, इन्होंने बाइक कैमरा लेजिस्लेचर अडॉप्ट कर रखा था क्योंकि इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 370, ठीक है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग था। इनका खुद का फ्लैग था, ठीक है, खुद की नेशनल एंथम वगैरह सब कुछ अलग अलग था, मतलब इनका पूरा स्ट्रक्चर अलग था, ठीक है। लेकिन बाद में 2019 से आप जानते हो इसको हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट बना दिया, बाकी सारे राज्यों के साथ मिक्स करके हमने इसको एक आइडेंटिटी दे दी केंद्र शासित प्रदेश की, यूनियन टेरिटरी की, राइट। दोनों की दोनों चीजें जो सेपरेट करके बनाई गई हैं, JNK एंड लद्दाख, क्या वो यूनियन टेरिटरी ही है ना? ये चीज याद रखो। अच्छा, इसको करा कैसे गया ऐसा? ये स्टेटस इसका स्टेट से चेंज करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना, इसको यूटी बनाना, ये कैसे करा गया? नहीं, करा कैसे गया, मतलब एक कॉमन प्रोसीजर बताओ। वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आएगा हमारे उसमें। नहीं, सिंपली पहले बात है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये पूरा का पूरा मामला एक ही बार में निपटा दिया गया था। उसके बाद पूरी की पूरी जो आप लोग कह रहे हो ना, वो प्रक्रिया हुई थी, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं वैसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। वापस आते हैं। अब देखो, आपको जो दूसरा हाउस है ना स्टेट लेवल पे, उसमें कुछ कुछ ना नौटंकी देखने को मिलेगी। क्या देखते हैं इसको? तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट। यार हमें ऊपर तो कहीं तमिलनाडु दिख ही नहीं रहा है, हमें तो ये सारे राज्य दिख रहे हैं। अगर हम इसको मार्क करें, एक हमें आंध्र प्रदेश दिख रहा है, दूसरा अगर हम लोग मार्क करें ये तेलंगाना, फिर हमें दिख रहा है यूपी, उसके बाद हमें दिख रहा है बिहार, फिर दिख रहा है महाराष्ट्र, और उसके बाद कर्नाटका। हमें लेकिन ऊपर यहां पर कोई तमिलनाडु तो दिख ही नहीं रहा। आंध्र प्रदेश दिखा, तेलंगाना दिखा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ये तमिलनाडु के ड्रामे क्या हैं, देखते हैं। तमिलनाडु के अंदर एक एक्ट आया था, ठीक है, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट, ठीक है, 2010 में एक्ट आया था। ये कभी फोर्स में आया ही नहीं, यानी कि अगर फोर्स में नहीं आया तो इसका मतलब तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं बन पाया, सेकेंड हाउस नहीं बन पाया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसको रिवाइव करा गया था बाय आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005। तो उससे हमें ऊपर दिख रहा है आंध्र प्रदेश। मैं एक बारी अगल बगल का सब मिटा देता हूं ताकि आप सिर्फ उसी पे फोकस कर सको। अब देखो, आंध्र प्रदेश जो है वो हमें दिख रहा है ऊपर। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो सेकेंड हाउस जो था वो जो आया, इट केम थ्रू आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005, ठीक है। उसके बाद जो 7th अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेकेंड हाउस बनाया गया, लेकिन ऊपर तो मैं एमपी भी नहीं दिख रहा, जबकि 7th अमेंडमेंट एक्ट भी आ चुका है इसके लिए। फिर क्यों नहीं? तो यहां पर होता क्या है, यहां से हमें एक प्रोसीजर भी पता लगता है जिसको हम आगे जानेंगे इस चैप्टर के अंदर डिटेल में। इस चीज के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ती है प्रेसिडेंट को, वो हुई नहीं कभी आज तक। सो फार नो सच नोटिफिकेशन हैज बीन मेड।
प्रेसिडेंट को एक नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ती है, वो नोटिफिकेशन कभी हुई आई नहीं, जारी नहीं करी गई। तो इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ एक ही हाउस के साथ चल रहा है, और एक ही हाउस हमेशा हर एक राज्य में अगर एक हाउस है तो वो कौन सा होता है हमेशा? थंब रूल क्या है कि कौन सा हाउस होगा हमेशा? वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी राज्य के अंदर हिंदुस्तान में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो और असेंबली ना हो? नहीं, ठीक है। यानी कि विधानसभा होती है, या जिसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं हमारे देश में, हर एक राज्य में, यानी कि एमएलए होते हैं। ये कीवर्ड याद रखना, ये तीनों, ये पेपर के स्टेटमेंट अगर बड़ी बड़ी होंगी ना, उसमें छुपाकर एग्जामिनर कहीं भी ठूस देगा, और जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते आप इस पे निगाह मारना भूल जाओगे कि विधानसभा की वो बात कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की वो बात कर रहा है, एमएलए की वो बात कर रहा है। इसलिए मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस फॉर्म में पढ़ा रहा हूं ये, ठीक है, ताकि क्वेश्चन इतने टफ लेवल के आते नहीं है, लेकिन एनालिटिकल पावर नहीं होती स्टूडेंट्स में, बस बात ये है। लक्ष्मीकांत रट्टा मारने की बुक थोड़ी ना है। सो फार नो सच नोटिफिकेशन हैज बीन मेड, हेंस मध्य प्रदेश कंटिन्यूज टू हैव वन हाउस ओनली। एक ही हाउस है मध्य प्रदेश में, ठीक है। 22 स्टेट्स हैव यूनिकैमरल सिस्टम। ज्यादातर मैंने आपको बताया था, ऊपर देखो हमने पढ़ा था, ये जो डायग्राम बनाया था हमने यहां पर, ये वाला, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव यूनिकैमरल स्ट्रक्चर। तो हमारे देश के अंदर लगभग 22 राज्य ऐसे हैं, दे हैव यूनिकैमरल सिस्टम। ये 22 में हमेशा रहेंगे क्या यूनिकैमरल स्ट्रक्चर? बाइकैमरल आ सकता है क्या? क्या इस नंबर को हम हमेशा के लिए फिक्स मान लें? फिक्स मान लें अर्पित? आ सकता है ना। तो ये कभी भी फिक्स नहीं है, इसके ऊपर रिलाय मत करना कभी भी। हाँ, अभी के लिए पढ़ रहे हो, पॉलिटी में चीज़ें इतनी कोई डायनेमिक नहीं होती कि लेटेस्ट करंट अफेयर मुझे देखने पड़ेंगे कि यार पता नहीं दूसरा हाउस बना है कि नहीं बना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब अगर जो चीज़ अगर चलती है तो उसको टाइम लगता है फिर, मतलब अगर आपके सामने अगर ये 2019 से ये सारा डेटा प्रेजेंट करा जा रहा है तो अभी भी ये इंटैक्ट है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की लेटेस्ट चीज़ें तो उसने डाली दी हैं। वो अलग बात है कि लक्ष्मीकांत है कि एक रिवाइज एडिशन आया, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। स्टूडेंट्स ने बड़ी बुराइयां करी उसके कि इससे पैसा लूटने का तरीका है, कवर प्रिंट को चेंज करके, एक सिंगल चीज़ चेंज नहीं है, इक्के दुक्के से 2-3 शब्दों के लिए एक बुक नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन 2023 के प्रीलिम्स से पहले जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है 7th एडिशन आने वाला है, उसके अंदर मिलेंगी अच्छी खासी चीज़ें, नए नए चैप्टर्स भी हैं उसके अंदर, ठीक है। वो हम कर लेंगे जो भी कुछ नया होगा उसके अंदर। 22 स्टेट्स हैव यूनिकैमरल सिस्टम, 22 राज्यों में यूनिकैमरल सिस्टम है। हेयर इन 22 राज्यों की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। इनमें क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ, अगर हम लोग अपने पार्लियामेंट की बिल्डिंग की बात करें, इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में हमें 3 लोग मिलते थे। कौन? लोकसभा, राज्यसभा तो दिख ही रहा है हमें, प्लस प्रेसिडेंट, जो कि इसका पार्ट हुआ करते थे, जैसा कि हमने डिस्कस करा था, ना कि मेंबर। ये याद है ना सबको कि भूल के बताओ, मेंबर है कि पार्ट है या दोनों है? मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है ना। और पार्ट क्यों है? क्योंकि भैया कितने भी पावरलेस हो, लेकिन इनकी क्या बोलती है, उसके बिना काम नहीं हो सकता, कलम। जब तक इनका पेन ना बोले तब तक कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, सेम वही चीजें रहेंगी, बस टर्म्स बदल जाएंगी राज्य के लेवल पर। क्या है यहां पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इट कंसिस्ट ऑफ, मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, देखना एक बारी से, गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि ज्यादातर राज्यों के अंदर जहां पर यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है, तो हम ऐसा बात कर सकते हैं, देखो मैं 2 चीज आपके लिए लिख देता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अब यहां पर तो बाइकैमरल स्ट्रक्चर है, तो 3 पार्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन स्टेट के अंदर 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं, हर जगह कॉमन चीज नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में हमें पता है कि यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है। इस यूनिकैमरल स्ट्रक्चर के अंदर अगर अंतर्गत हम लोग बात करें ना, तो हमें इसके 2 अंग देखने को मिलेंगे। क्या? एक तो होता है दोस्तों गवर्नर। अब यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है
तो भैया एक ही घर है फिर इसके पास। तो कौन सा घर है वो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विधान सभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरी जगह पर बात करते हैं, जिन जिन राज्यों के अंदर अगर बाई कैमरल स्ट्रक्चर है, तो ये चीज फिर पार्लियामेंट की तरह निकल कर आ जाती है 3 लोगों वाली। 3 लोगों वाली कैसे? यहां पर एक तो हमें गवर्नर तो देखने को मिलेगा ही पार्ट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का गवर्नर एक पार्ट है। दूसरा इसका पार्ट है विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसका पार्ट है, ठीक है। और तीसरा यहां पर एक निकल कर ये आता है कि अब क्योंकि ये बाई कैमरल स्ट्रक्चर है तो विधान परिषद या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसका पार्ट है। ये है डिफरेंस। ऑब्वियस ही बात है, जब यूनी कैमरल यूज करा जा रहा है तो गवर्नर तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन बस हाउस तो एक ही रहेगा ना। और बाई कैमरल के अंदर हाउस दोनों रहेंगे और गवर्नर बैठेगा, तो 3 लोग हो जाएंगे। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो है बाई कैमरल, ये सेंट्रल लेवल के बाई कैमरल से मैच करता है, ये पार्लियामेंट के बाई कैमरल से मैच करता है, ये पार्लियामेंट का जो बाई कैमरल स्ट्रक्चर होता है उससे मैच करता है। क्या? नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 प्रेसिडेंट। यहां पर नंबर 1 गवर्नर, नंबर 2 विधानसभा, नंबर 3 विधान परिषद। अगर यूनिकैमरल है तो गवर्नर प्लस विधानसभा। कोई भी दिक्कत यहां पर किसी को? कोई भी दिक्कत? इसको समझना जरूरी है। ऐसे राजनीति की न्यूज देखने से पॉलिटी कवर नहीं होती। अगर ऐसा होता तो घर घर में फिर सारे लोग ज्ञानी होते, फिर तो लोकसभा राज्यसभा प्रोटोकॉल के एग्जाम निकाल के बैठे होते। इन स्टेट्स हैविंग बाइकैमरल सिस्टम, जिन राज्यों के अंदर बाइकैमरल सिस्टम है, यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 3 अंग होते हैं उसके, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला। कौन कौन? एक गवर्नर, दूसरा विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 3 लोग होते हैं, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये अपर हाउस माना जाता है। यानी कि अगर राज्यसभा से मेरे को तुलना करनी हो, 1 मिनट के लिए इसे मिटा देते हैं। मैं स्टेट लेवल पे जा रहा हूं और मुझे क्या करना है कि राज्यसभा से तुलना करनी है। ये है राज्यसभा, ठीक है, और ये है लोकसभा। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं स्टेट लेवल पर हूं तो स्टेट लेवल पर मुझे राज्यसभा जैसा हाउस कौन सा देखने को मिलता है, वो कौन सा हाउस है जो राज्यसभा जैसा फंक्शन करता है। तो उसका आंसर है, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद। क्यों? दोनों के दोनों नाम अपर हाउस। अगर लोकसभा से तुलना करनी हो तो विधान सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नाम इसका लोअर हाउस। ये इधर स्टेट का मैं बता रहा हूं। ये जो यहां पर है, हमने यहां पर देखा था, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो ये देखो, राज्यसभा इज द हाउस ऑफ एल्डर्स, अपर हाउस है। पावर वो अलग बात है, अलग काम है, सेकंड चेंबर कहते हैं। और लोकसभा इज द लोअर हाउस, ठीक है, लोकसभा इज द लोअर हाउस। यहां पर देखो तो देखो मैच हो गया ना सारा का सारा। और यहां पर अगर आप देखो स्टेट लेवल पर, अब मैं आ गया हूं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद ये अपर हाउस है। राज्यसभा में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नीचे देखो हाईलाइट कर देता हूँ। राज्यसभा के अंदर ये अपर हाउस है। पहले राज्यसभा को देख लो, अपर हाउस है। देखो राज्यसभा अपर हाउस है, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ उसको, राज्यसभा अपर हाउस है, ठीक है। स्टेट लेवल पे वो क्या कह रहा है, आराम से समझो। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है, वो अपर हाउस है। तो देखो इसी के साथ मैंने राज्यसभा के लिए लिख दिया, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है, वो अपर हाउस है। कोई भी दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई भी दिक्कत? ठीक है, आगे
इसको बोला जाता है, दिस इज सेकंड चेंबर और हाउस ऑफ एल्डर्स। राज्यसभा को क्या बोला जाता था? सेकंड चेंबर, हाउस ऑफ एल्डर्स। तो यहाँ से भी नाम वही निकल कर आते हैं कि दोनों के दोनों राज्यसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कह लो चाहे विधान परिषद कह लो, दिस विल बी द सेकंड चेंबर एंड हाउस ऑफ एल्डर्स। ये चीज़ लिखी हुई यहाँ पर। वाइल जो दूसरा हाउस है, हम बाकी सबको मिटाते हैं एक बारी। जो दूसरा हाउस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा बोला जा रहा है, ये लोअर हाउस होता है, ये लोअर हाउस होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट चेंबर या पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। आ जाओ पार्लियामेंट पर एक बारी। कहाँ गया हमारा राज्य, ये लोकसभा, लोकसभा। दिस इज द लोअर हाउस, फर्स्ट चेंबर और पॉपुलर हाउस। तो लोअर हाउस हमने लिख दिया, इसको फर्स्ट चेंबर भी बोलते हैं और तीसरा नाम है इसका पॉपुलर हाउस। तो ये वाली बातें हमारे लिए बिल्कुल लॉजिकल हो गई व्हेन इट कम्स टू लोकसभा और विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल। दोनों के लिए टर्म्स सेम यूज है, सेम स्ट्रक्चर है। मतलब जो चीज़ लोकसभा में आपको नेशनल लेवल पे दिखती है, राज्य में आपको वो विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दिखती है। जो चीज़ आपको राज्यसभा में नेशनल लेवल पे दिखती है, वो चीज़ राज्य के लेवल पर जाकर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद में देखने को मिलती है। कोई भी चीज़ टेक्निकल तो नहीं लगी? बताओ, एनीवन? समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो कंफ्यूज इसमें? ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी सब लोग कंफर्म करो एक बारी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा संविधान, हम याद रखना, अब हम इसी की बात कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। संविधान में प्रक्रिया है दोस्तों कि जो दूसरा घर है राज्यों के लेवल पर जाकर, कौन सा? विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनको एबॉलिश करा जा सकता है। संविधान में क्या कोई यहां पर प्रक्रिया है कि लोकसभा या राज्यसभा में इनमें से किसी को भी वो करा जा सकता है डिसॉल्व? ठीक है, डिसॉल्व करा जा सकता है, एबॉलिश नहीं करा जा सकता। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन तो हो ही जाता है या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हो जाता है, एबॉलिश नहीं करा जा सकता। ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में लोकसभा का नाम जड़ से मिटा दो मयूर, और राज्यसभा चलता रहेगा, या राज्यसभा का नाम जड़ से मिटा देते हैं। चलो, हम इस चैप्टर के अंदर वैसे देखेंगे कि राज्यसभा को भी कई लोग बोलते हैं जरूरत नहीं है, बेफालतू का पैसा खर्ची वाली बात है राज्यसभा को रखना। ये भी हम देखेंगे डिबेट इस चैप्टर के अंदर। और सिमिलरली हम यहां पर भी ऐसा देखेंगे राज्यों के अंदर कि सेकंड हाउस को रखने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्ची वाली बात है। अब सवाल ये उठता है, ध्यान से सुनना, मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अब आपको एनालिसिस देने जा रहा हूं और कुछ फैक्ट्स की बात बताऊंगा। क्या है वो? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे बड़ा फैक्ट तो आपका यही है, जिसको आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर संभाल कर रखना है, दिमाग के कोने के अंदर। संविधान में ये बोला गया है कि राज्यों में जो दूसरा घर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं विधान परिषद या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको बनाया जा सकता है और इनको मिटाया जा सकता है। अब ये प्रक्रिया करेगा कौन? ये प्रक्रिया करेगा कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है, इट कैन एबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, और जहां पर वो नहीं हो तो वहां पर क्रिएट कर सकता है। लेकिन कैसे? पार्लियामेंट क्या किसी भी राज्य के लिए ऐसा कर सकता है? नहीं,
उसका भी एक तरीका होता है। मतलब यहां पर जो माई बाप है वो तो पार्लियामेंट ही है, माई बाप है वो तो पार्लियामेंट ही, अल्टीमेट डिसीजन तो वही है। लेकिन नीचे से एक बंदा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक पर्सन और इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? इफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस राज्य की हो जहां पर आप दूसरा हाउस बनाने जा रहे हो, यानी कि उस राज्य के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को आप छेड़ने जा रहे हो, ये वाली बात हम पार्लियामेंट से कह रहे हैं कि पार्लियामेंट उस राज्य के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को छेड़ने जा रहा है जहां पर अभी तक स्ट्रक्चर यूनिकैमरल है, अब उसको बाइकैमरल बनाने जा रहा है। तो भैया पहले उस राज्य की विधानसभा में आपको एक चीज चाहिए पड़ेगी। वो क्या? कि उस राज्य का विधानसभा जो है एक रेजोल्यूशन पास करे इसी चीज के लिए कि यस वी वांट सेकंड चेंबर इन आवर स्टेट। क्या ये वाली बात समझ में आई? जब तक उस राज्य की विधानसभा एक रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे यस वी वांट सेकंड हाउस इन आवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, विधान परिषद के नाम से, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से, जब तक विधानसभा इसको पास नहीं करेगा, सारे के सारे उस राज्य के जो एमएलए हैं एक रेजोल्यूशन अगर ऐसा लेकर पास नहीं करेंगे और पार्लियामेंट को देंगे नहीं, तब तक पार्लियामेंट नहीं कर सकता। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो गया वहां की विधानसभा के अंदर, फिर ये चिट्ठा पार्लियामेंट को दे दिया जाता है और पार्लियामेंट फिर अपने हिसाब से या तो बनाना या फिर एबॉलिश करना कर देता है। अच्छा, रेजोल्यूशन सिर्फ बनाने के लिए नहीं होता, एक बात और बताना चाहूंगा। रेजोल्यूशन जो ये विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो ये पास करेगी, वो दोनों चीजों के लिए हो सकता है कि हमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधानसभा चाहिए है या नहीं चाहिए। मतलब अगर नहीं है तो वो बनाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं, अगर बना हुआ है तो उसको मिटाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ये रेजोल्यूशन आएगा कैसे? ये क्या होगा रेजोल्यूशन? सच अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय द विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। एंड इसके साथ साथ दो कंडीशंस हैं, टोटल मेंबरशिप जितने भी है उसकी मेजोरिटी, एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको इजी कर देते हैं जरा। नंबर 1 कंडीशन ये है कि मेजोरिटी चाहिए। मान लो किसी विधानसभा के अंदर 70 एमएलए हैं, मेजोरिटी क्या होगी टोटल मेंबरशिप की? नंबर 1 कंडीशन की मेजोरिटी क्या होगी? सबसे पहली कंडीशन, या एक सेकंड रुकना, सबसे पहली कंडीशन येलो में हाईलाइटेड रहने देते हैं और दूसरी कंडीशन को कर देते हैं ग्रीन कलर में। जो येलो वाली जो कंडीशन है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, बताओ 70 एमएलए की मेजोरिटी क्या होगी? 36। अब जिस दिन वोटिंग होगी तो ऐसा कभी नहीं होता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है, सारे के सारे लोकसभा के, राज्यसभा के एमपीज पार्लियामेंट्री लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर सारे के सारे एमएलए विधायक वगैरह सारे आते हैं वोट करने। हमेशा ऐसा होता है, हर एक राज्य के अंदर फिक्स रूल है ये। जितने लोगों के पास टाइटल है कि मैं सांसद हूं या फिर मैं विधायक हूं, जाऊंगा ही जाऊंगा मैं वोट करने उस दिन, अगर किसी दिन वोटिंग है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर भी है। बताओ, आपको 100% परसेंटेज दिखती है मतलब अटेंडेंस की हमेशा पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं के अंदर? नहीं होता ना ऐसा। तो क्या होता है सौगंधा, यहां पर जो कोई वोट करने आया हुआ है ना, वोट करने कोई आया हुआ है तो उस दिन मतलब मान लो बाकी लोग नहीं आए भाई, वो रोमांटिक मूड में थे, कहीं चले गए, हनीमून पे चले गए, मन दुखी है किसी बात से, कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई बीमार है, कोई सर्दियों में भाई मस्त आग ताप कर मूंगफलियां खा रहा है, उनके मजे के भाई हमारा कोई क्या कर लेगा। अब वोट करने जो जिस दिन वोटिंग थी उस दिन 50 लोग ही आए 70 में से। अब दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जितने लोग वोट करने आए ना और जितने लोग प्रेजेंट थे, देखो ये फ्रेज जो होता है ना ये थोड़ा सा अलग होता है। प्रेजेंट एंड वोटिंग ये टोटल मेंबरशिप नहीं है,
टोटल मेंबरशिप मतलब उस विधान हर एक राज्य में विधानसभाओं की जो जो सीमा होती है वो तय होती है। जैसे कि लोकसभा में मैक्सिमम 550 ही हो सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा में 250 ही हो सकते हैं। ऐसी अलग अलग विधानसभाओं में उधर के ज्योग्राफिकल टेरिटरी के हिसाब से उसको सीटें दी जाती हैं। ये हम प्रक्रिया जानेंगे, प्रक्रिया कैसे होती है, सीटें अलग अलग विधानसभाओं को कैसे एलोकेट होती है। आई थिंक मयूर दिल्ली में लगभग 70 ही है ना, ऐसी क्या इसी के आसपास आई थिंक फिक्स है ना, 70 ही है ना, 3। हाँ ठीक है ठीक है। तो मान लो दिल्ली से ही मान लो कोई ये जितने भी विधायक है सारे के सारे, वो जिस दिन वोटिंग थी किसी एक मुद्दे के ऊपर तो वो नहीं आए, 20 नहीं आए, 20 गायब है, 50 ही आए हैं मान लो, ठीक है, 50 ही आए हैं। मनीष सिसोदिया जी नहीं आए या एक दो लोग हैं वो भी नहीं आए यहाँ की विधानसभा के अंदर। अब दूसरी कंडीशन यहां पर लागू ये होती है, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये वाली चीज हम पार्लियामेंट में भी पढ़ेंगे वैसे अलग अलग फेजेस में, प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब सौगंधा शाइनी समझ गए कि जितने लोग जो प्रेजेंट हैं और जो वोट करेंगे। ऑब्वियसली पता है ये फ्रेज एक साथ ही यूज होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। आप वहां पर आए तो कोई समोसे चाय पानी खाने थोड़ी ना आए हो। और वोट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखो पीछे से आपको विप की कमांड होती है ना। आपको अगर बुलाया है केजरीवाल जी ने तो एक बार बताओ ना अर्पित, तो कोई नाश्ता पानी करने तो बुलाया नहीं है उस दिन। आपका वोट महत्व रखता है इसलिए तो बुलाया होगा कि या इसके पक्ष में या विपक्ष में वोट करना है हमें, है ना। ये चीज है। तो क्या है, जितने लोग प्रेजेंट थे और जो वोट कर रहे थे, और हम ये भी नहीं कह सकते, हम ये भी तो नहीं कह सकते मयूर के सारे लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के होंगे दिल्ली की विधानसभा के अंदर, है ना। लेकिन हम यहां पर ये देख रहे हैं कि कोई भी एक डिसीजन अगर रेजोल्यूशन आता है, और हमें अभी टॉपिक से भटकना नहीं है, दिमाग के अंदर एक ही कहानी लेकर चलनी है। क्या यहां पर जो हम वोटिंग करवा रहे हैं दिल्ली की विधानसभा के अंदर, कि दिल्ली के अंदर दूसरा हाउस आ जाए। कौन सा हाउस होगा, उसका क्या नाम होगा, विधान परिषद या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहां पर जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोटिंग है, इनकी 2/3 मतलब 50 मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए। 2/3 लोग तो वोट करें ही करें, या तो हाँ में ही करना पड़ेगा वैसे तो बनाने के लिए, नाम में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और पार्लियामेंट के इस एक्ट को यहां पर बोला गया है अमेंडमेंट ना समझा जाए अंडर आर्टिकल 368। हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे और आर्टिकल 368 के बारे में भी पढ़ेंगे। अमेंडमेंट जो है कि स्पेशल प्रोसीजर से होता है ना, मेजोरिटी जहां पर चाहिए होती है दोनों कंडीशन, उसमें आर्टिकल 368 यूज होता है। तो यहां पर ये बोला गया है, ये जो एक्ट है पार्लियामेंट का, इसको अमेंडमेंट ना समझा जाए। यानी कि अब पूरा प्रोसेस हमारे सामने क्या निकल कर आता है, पूरा प्रोसेस हमारे सामने देखो ये निकल कर आता है। सबसे पहले एक रेजोल्यूशन होगा जो कि एक राज्य की विधानसभा में जाएगा, और हम ये मान के चलो कि जिस राज्य की विधानसभा में गया है उस राज्य का यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है। उधर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर विधानसभा के अंदर एक बिल गया, एक चिट्ठा गया, बिल नहीं गया रेजोल्यूशन गया। उस रेजोल्यूशन को जो भी किसी के मन में आया हो कि हमें दूसरे हाउस की जरूरत है, उन्होंने पेश कराओ, उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग हुई, ठीक है। 2 कंडीशन चाहिए, एक तो जो पूरे के पूरे जो मेंबर हैं उस विधानसभा के, वो उसको मेजोरिटी से पास कर दें, ठीक है। टोटल मेंबरशिप जितने भी लोग हैं, चाहे वो मौजूद थे चाहे ना थे, मेजोरिटी से पहले वो पास हो जाना चाहिए। दूसरा फिर एक कंडीशन और लागू होती है कि जितने लोग प्रेजेंट है और वोट करने आए हैं उनकी भी मेजोरिटी चाहिए हमें, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। इसके बाद ये चीज जाएगी पार्लियामेंट को कि हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया है अपनी विधानसभा के अंदर। अब आप देख लो कि आपको बनाना है कि नहीं बनाना है दूसरा हाउस, क्योंकि पार्लियामेंट से उसके बाद भी, रेजोल्यूशन के बाद भी जबरदस्ती नहीं करी जा सकती। और पार्लियामेंट अगर पास कर भी थे ना उसको, मतलब बनाने का वो भी देते, तब भी जरूरी नहीं है बन जाएगा। क्यों, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, एक बंदा और चाहिए हमें इसके लिए, वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। कौन है वो, कौन है वो, प्रेसिडेंट। 7th अमेंडमेंट एक्ट से मध्य प्रदेश में सब कुछ सारी प्रक्रिया हो गई थी, लेकिन क्या प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन दी? और मध्य प्रदेश में है क्या, कभी आया दूसरा हाउस? तो यहां पर यह चीज बोली गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा, डेट ये जो एक्ट है पार्लियामेंट का, इसको कतई भी अमेंडमेंट ना समझा जाए। आर्टिकल 368 के अंदर जैसे अमेंडमेंट होती हैं, ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, कि आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट क्या होती है। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है।
इसको एक ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन की तरह ही ट्रीट करा जाए कि जिसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करवा दिया जाए। इसको ट्रीट ऐसे ही करना है। प्रोसीजर भले इसका स्पेशल मेजॉरिटी वाला है, लेकिन इसको अमेंडमेंट ना समझा जाए अंडर आर्टिकल 368। यानी कि संविधान में बार बार ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि अब आ गया है 122nd अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत दिल्ली में दूसरा हाउस बनने जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये जो आइडिया है राज्यों के अंदर सेकंड चेंबर लाने का, इसको क्रिटिसाइज करा गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि इस हाउस की जरूरत ही क्या है। और ये वाला ब्लेम ना, ध्यान से सुनना, जो हम ब्लेम पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए, विधान परिषद के लिए, सेकंड हाउस के लिए, यही वाला ब्लेम राज्यसभा के ऊपर भी लगेगा। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसके लिए भी जूते चप्पल चले थे, मतलब तू मैं हुई थी कि यहां पर तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते ही नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, या जिसको हम लोग विधान परिषद कह रहे हैं, प्लस राज्यसभा, दोनों की डिबेट कॉमन ही है, यहां पर जनता के प्रतिनिधि चुने हुए आते नहीं है। हु गेव देम राइट टू मेक लॉ, या फिर दे हैव डिसीजन टू मेक लॉ इन द कंट्री, क्योंकि बिल तो दोनों हाउसेज में पास होना फिर जरूरी है। अगर हम पार्लियामेंट की अगर बात करें अभी, तो बिल तो फिर दोनों हाउसेज में पास होना जरूरी है कि नहीं है। लोकसभा से क्या अपने आप से कोई बिल को एक्ट बनवा सकता है, बताओ। लेकिन दूसरे हाउस में सबसे बड़ा संविधान निर्माताओं को यह बोला गया, जब ये बना रहे थे संविधान पूरा का पूरा, तो जिसका आइडिया था कि सेकंड हाउस होना चाहिए, कि भाई साहब किस बुनियाद पर राज्यसभा को या फिर विधान परिषद को लेकर आ रहे हो। यहां पर तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है ही नहीं, गए नहीं है यहां से, जनता ने थोड़ी ना भेजा है। और फिर हु गेव देम पावर टू मेक लॉ फॉर द कंट्री, क्यों बनाएंगे भाई वो लॉ राज्य के लिए। और फिर एक तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, ऊपर से हरामजादे ईगो दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम तो नहीं कर रहे बिल पास, पड़ा रहेगा दूसरे हाउस के अंदर। तो ये तो फिर एक डिलेड लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इनके बैठने में एक मीटिंग में करोड़ों का खर्चा होता है, जो कि इनके बाप का पैसा नहीं है, टैक्स पेयर का मनी है। चाय समोसे वड़ा पाव खिलाने में इनको पैसा खर्च होता है। ये चीज लक्ष्मीकांत ने बोरो करी है एक बुक से, MP जैन की कोई बुक है, छोड़ो हमें क्या करना, बाढ़ में जाए। कॉन्सिक्वेंटली फिर एक प्रोविजन ये डाल दी गई, जब सुनने को मिली ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इस ग्राउंड पे बहुत ज्यादा, कॉन्सिक्वेंटली एक प्रोविजन बनाई गई फॉर द एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पर अगेन बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना, विधान परिषद की, कि राज्य अगर चाहेगा ना तो राज्य के ऊपर हम ये छोड़ देते हैं कि पहले उनको रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा कि वो सेकंड चेंबर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और जब मर्जी वो चाहे तो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये विंडो ओपन कर दी गई, वो चाहे तो सेकंड चेंबर ला सकते हैं। मतलब जो ये प्रोविजन है फॉर द एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू एनेबल अ स्टेट टू हैव सेकंड चेंबर और नॉट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विल या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये चीज सिर्फ डिसाइड करेगा विधान सभा एक रेजोल्यूशन पास करके, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट चाहे तो बना सकता है या मिटा भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश गॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएटेड इन 1957 और बाद में 1985 के अंदर उसको अबॉलिश भी कर दिया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा, फिर से रिवाइव करी गई जब इनको जरूरत महसूस हुई 2007 में। एक एक्ट आया था आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी तमिलनाडु की, इसको ये पहले थी, इसको अबॉलिश कर दिया गया 1986 में। पंजाब के पास थी, वेस्ट बंगाल के पास थी, इनको भी अबॉलिश कर दिया गया 1969 में। 2010 में तो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा की बात हो रही है यहां पर, तमिलनाडु की, इसने एक रेजोल्यूशन पास करा कि हमें रिवाइव करना है, फिर से चाहिए। 1986 में जिसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया यहां पर, इन्होंने बोला सेकेंड हाउस हमें फिर से चाहिए। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने इनेक्ट करा तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2010 का, जिसकी वजह से दूसरा हाउस आ सकता है। हाउएवर बिफोर दिस एक्ट वाज इन फोर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी तमिलनाडु की, उसने एक और रेजोल्यूशन पास कर दिया साल 2011 में कि नहीं सॉरी गलती हो गई, वो पुरानी सरकार पागल थी, हमें तो नहीं चाहिए। यानी कि तो कठपुतली की तरह नचा सकते हैं ना, मतलब दूसरे हाउस को। इस वजह से ये प्रोविजन टिका हुआ है कि देखो जो विधानसभा है
वो डिसाइड कर लेगा कि बनना है कि नहीं बनना। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये वाली जब डिबेट चली ये सेकंड हाउस स्टेट के ऊपर, तो उसको ये बोल दिया कि देखो गुस्सा मत हो, हम राज्य के अंदर ये पावर दे रहे हैं पहले ही हाउस को, विधानसभा को, और विधानसभा तो सारे राज्यों के अंदर मिलेगी, कि विधानसभा पहले एक प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करवाए स्पेशल मेजोरिटी से, majority of the total membership of the house and majority of not less than 2/3 of the members present in voting। उसके बाद वो पार्लियामेंट को दे, और पार्लियामेंट फिर उसके बाद बनाना या उसको मिटाना कर लेगा। बनाने के लिए भी वो रेजोल्यूशन दे सकते हैं, मिटाने के लिए भी रेजोल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया भाई साहब पूरी बात करो, राज्यसभा के बारे में बताओ फिर कुछ, उसके साथ करा जा सकता है। उन्होंने बोला नहीं देखो, हमारा देश जो है, जनता जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, हमारे देश के सामने डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे बहुत ज्यादा कैटेगरीज है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अलग अलग कानून हमें देश में बनाने पड़ेंगे अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए। वो वाला काम इतने ज्यादा भीड़ वाले जो, और भीड़ बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, सबको पता था। और इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, काइंड ऑफ लीस्ट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री से सपने देखेगा डेवलप कंट्री बनने के लिए। तो प्रॉपर हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर कोई भी एक हाउस अपने मन पसंद के कोई भी बिल या एक्ट वगैरह ना बनवा ले, और फिर वो लगे ऐसा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वेशभूषा के अंदर एक नकाब के पीछे वो कोई और ही गेम चल रहा हो, अथॉरिटेरियन रिजीम चल रही हो। उसके ऊपर क्रॉस चेक रखने के काम के लिए हमें सेकंड चेंबर चाहिए, जिसको हम राज्यसभा बोलेंगे। भले ही ये जनता के द्वारा प्रतिनिधि नहीं है चुने हुए, मान ली भाई साहब आपकी बात, भले ही इसको बनाने से लेजिस्लेटिव प्रोसेस डिले होगा क्योंकि ये पास नहीं करेंगे क्योंकि मूड स्विंग्स होंगे, मान ली ये वाली बात, भले ही ये एक महंगी प्रक्रिया होगी, मान ली ये वाली बात, लेकिन फिर भी इसकी वजह से फर्स्ट चेंबर पे हम लोग कम से कम क्रॉस चेक तो कर सकते हैं उनके एक्ट को, चेक्स एंड बैलेंसेस तो रख सकते हैं कम से कम। समझ गए? ये चीज है। सबको ये चीज समझ में आई अच्छे से? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ पूरा। और पार्लियामेंट के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस समझ में आया इसका? इसको अच्छे से रिवाइज करना। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।